दिस इज़ द लास्ट वन और ये मैं बहुत अच्छे से समझना चाहता हूँ। मैं आँखें बंद करूँगा और मुझे आप वो बताइए 8,848 मीटर के बाद क्या दिखता है? मतलब आप जब देखते हो कि पहुँच गए, अब क्या दिख रहा है वहाँ? कुछ मीटर पे ऐसा लगता है तलवे भी ठंडे पड़ गए। क्षण के लिए शून्य में पहुंच जाते हो जब आपको फील होना बंद हो जाता है। एंड फिर आप होश में आते हो और आपको मन करता है कौन है बगल में, उसको गले लगा लो जोर से कि मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गई, मैंने सबमिट कर लिया। देन आप कैमरे को निकालते हो धीरे से, अपने शेर को गले लगाते हो, फिर आप अपने इंडिया के फ्लैग को निकालते हो, फोटो लेते हो, 360 डिग्री का वीडियो बनाते हो और दुनिया के सारे पहाड़ वहां से छोटे छोटे नजर आते हैं। स्वर्ग जैसा फील होता है कि आप स्वर्ग वो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कि शब्दों में क्या महसूस कर रहे होते हो, बट वाओ। तो हरे कृष्णा टूरिज्म, कैसे हो आप सब? ये है 2025 का हमारा पहला पॉडकास्ट मेघा परमार जी के साथ। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतह हासिल की है। इस पॉडकास्ट में हमने उनके एवरेस्ट के अनुभवों, स्कूबा डाइविंग के अनुभवों और भी बहुत से अनुभवों के बारे में बात की है। जब आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे वो चीजें फील करने वाले हो जो मेघा मैम ने फील की है। मैं उस पॉडकास्ट के दौरान उन चीजों को फील कर पाया हूँ, उन चीजों को महसूस इमेजिन कर पाया हूँ जो उन्होंने रियलिटी में फील की है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बात करते हैं मेघा परमार जी से। अ, मेघा परमार, स्वागत है आपका हमारे शो पर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे कैसा लग रहा है रीवा आकर हमारे शहर? हैं? बहुत 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 अच्छा। मैंने जीवन में पहली दफा गिद्ध देखे, जिनको मैंने सिर्फ रामायण में या फिर पुराणों में सुना था कि गिद्ध होते हैं। फिर मुझे लगा गिद्ध तो विलुप्त हो गए, मैं जीवन में ऐसे ही आके चली जाऊंगी, कभी गिद्ध नहीं देख पाऊंगी। पर आज हमने गिद्ध को बैठे हुए देखा, फिर कैमरे का जो पिक्सल आजकल बड़े फोन के ऐड हो रहे हैं ना, उसका सदुपयोग किया। फिर फाइनली हमने जूम करके देखा, गिद्ध दिखे। और कुछ समय बाद आकाश में उड़ते हुए कई सारे गिद्ध दिखे, तो मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा मैंने यहाँ के वाटरफॉल देखे जो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे। और बाकी रीवा के व्हाइट टाइगर देखना बाकी है। बाकी रीवा के लोग ही अपने आप में व्हाइट टाइगर है। या सही बात है। तो रीवा आकर एक्साइटेड है? इतने लोगों से मिलने वाली हैं आप कल, आज भी कुछ लोगों से मिली और कल मिलने वाली हूँ, तो एक्साइटेड तो हूँ। तो बहुत खुश हैं। हाँ, मुझे यहाँ की बघेली बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मीठा, बड़ा सत्कार, बड़ा विनम्र। और हुकुम सलाम यहाँ बोलने का जो तरीका है, वो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है इतना प्यार मिलने के बाद? मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जब मुझे प्रेम मिलता है। यदि जीवन में असली पूंजी अब मैं कमा जो रही हूँ, पैसा दौलत वोलत ओके ओके, पर जब लोगों की अच्छी दुआएं, अच्छी वाइब्स, प्रेम, वो ये प्यार जो मिलता है, ये मुझे लगता है कि यस, असलियत में मैंने अब ये कमाया और ये मैं कमा रही हूँ। माउंटेनियर मेघा परमार के बारे में जानने से पहले थोड़ा मेघा परमार के बारे में बताइए। वो हाँ, वो कैसी थी? पुरानी वाली मेघा परमार, उसके क्या ड्रीम्स थे? जस्ट लाइक दैट, कि मतलब जो पुरानी मेघा परमार थी बिफोर माउंटेनियर, उसके क्या ड्रीम्स थे? क्या वो माउंटेनियर ही बनना चाहती थी कि उसके क्या ड्रीम्स? उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कोई ड्रीम ही नहीं थे, कोई सपने नहीं थे। दूर दूर तक कल्पना बोलते हैं ना, कल्पना क्या, सपनों में भी नहीं आते थे कि ऐसा कुछ है। पहाड़ क्या होता है नहीं पता, पहाड़ पे चढ़ते क्या है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो ये तो कहीं दूर दूर तक कहीं भी ना कल्पना, ना सपना, ना सोच, ना करने का सोचा, कुछ नहीं था ये तो। तो ये मान सकते हैं कि बहुत जिद्दी थी और जिज्ञासु थी। मम्मी बोलती थी ये नहीं करना, तो मैं देखती थी ये क्यों नहीं करना, इसमें ऐसा क्या है। वो बोलती थी इमली पे नहीं चढ़ना है, तो मैं इमली पे चढ़ के देखती थी क्यों इमली पे नहीं चढ़ना है, इमली की डगाल से क्यों नहीं झूलना है। चिमनी के अंदर मुंह उसको उठाकर देखेंगे तो कैसे आग ऊपर जल रही नीचे जा रही है। तो जो उल्टे काम मम्मी मना करती थी, वो सारे उल्टे काम मैं करती थी। पढ़ने में बहुत कमजोर हुआ करती थी। क्लास में बैठे बैठे पीछे घोड़े दौड़ाया करती थी। अलग अलग टाइप का इमेजिनेशन होता था। कोई दोस्त नहीं थे, या किसी के साथ बचपन में खेलती थी तो सारे बच्चे, हमारे गांव की भाषा में कहते हैं कि सब लोग बच्चे, आपकी शहरी भाषा में बुली करना कह सकते हैं, पर जो सीधे बच्चे होते हैं उसको बार बार सारे लोग प्लानिंग बना के एक हो जाते हैं और उस पे बार बार दाम दिलवाते हैं। तो इस तरह का वैसी परवरिश थी। ड्रीम में ऐसा कोई नहीं था कि पहाड़ कभी चढ़ना है। तो क्या था उसका ड्रीम? बस थोड़े नंबर से ढंग से 12वीं पास हो जाऊं। ऐसे एक ज्यादा कुछ नॉर्मल नहीं। लाइफ। हाँ, नॉर्मल।
क्या 10 ईयर मेघा को क्या बनना था? उसके क्या सपने थे 10 ईयर मेघा के? कभी किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से कि तेरे को बनना क्या है, ना मैंने कभी सोचा कि मुझे बनना क्या है। तो ये है तो आजकल के मुझे लगता है, बताओ बेटा तुमको फ्यूचर में क्या बनना है। और वो 10 साल का बच्चा क्या पता उसको क्या बनना है, अगर पूछना सवाल ही गलत है सबसे बड़ा। और करने दो उसको, बोलो बेटा क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो तुम, अभी तक तुमने स्कीम करी कि नहीं करी, उसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। बताओ तुमने पेंटिंग करके देखी कि नहीं देखी, गाना गा के देखा कि नहीं देखा, डांस करके देखा कि नहीं देखा। हम खराब प्रश्न पूछते हैं, तुम्हें बनना क्या है, नहीं ये पूछना चाहिए ये ट्राई किया कि नहीं किया, ये ट्राई किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया। तो मेरे से तो ना ये ट्राई करने वाला किसी ने पूछा था, नहीं किसी ने कभी पूछा था कि तुमको बनना क्या है। जब मैंने रिसर्च किया तो आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हो जहाँ किसी ने माउंटेनिंग की हो, क्लाइंबिंग की हो। आपने एवरेस्ट क्यों चुना? मैंने माउंटेनियरिंग इसलिए चुनी थी क्योंकि मैंने मेरे पापा की नाक कटवा दी थी। रियल कारण ये है, फिल्मी डायलॉग को और वैसे बताने से अच्छा है कि हम लोग एक उम्र के बाद थोड़ा सा हवा लगती है हम लोग को, तो मुझे गांव से पढ़ने के लिए मेरे भाइयों को खाना बनाने के मुख्य रूप से भेजा गया था। तो वहाँ मैंने उस आज़ादी का थोड़ा सा दुरुपयोग करके पापा के 250 रुपये चोरी करके हम गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां वाटर पार्क चली गई। वहाँ एक गांव के भैया ने देखा और बोला अरे ये तो आ, गांव की बच्चियां हैं, पानी में देखो मस्ती कर रही है। मुझे गांव मारते मारते ले जाया गया। पापा ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनको सब बोल रहे थे और सब बोल रहे थे कि देखो तो आज तो थी लड़की यहाँ गई, कल से पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, वाटर पार्क गई यार। मेरे लिए आज वाटर पार्क बड़ी कॉमन नॉर्मल चीज है। तो ये बड़ा इंसिडेंट था और इसकी वजह से हुआ ये था कि मुझे अब लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैंने मेरे पापा की नाक कटवाई है तो मुझे अच्छा करना है। तो मेरे पिताजी वो भी इंसान जो लाइलॉन के जूता पहनते हैं, गांव से कभी बाहर नहीं निकले, पर इतना ओपन माइंडेड होना कि मुझे भेज देना वापस पढ़ने के लिए। जो जिनका बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसके बाद भी बोले कि ग्रेजुएशन करके आना। तो ये बड़ी बात थी और फिर मुझे लगा मुझे कुछ करना है। और मैं पहले तैयारी करने वाले जगह पे गई तो पता चला कि मेरा पढ़ने में तो न्याल नहीं हो सकता। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने एनसीसी एनएसएस के थ्रू कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी। देन अखबार में पढ़ा कि एमपी के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। गूगल सर्च किया, एक लंबा गैप दिखा मुझे कि 32 साल पहले बछेंद्री पाल जी ने किया था। पर हमारे मध्य प्रदेश में हम सोच के मामले में भी, हम विदेश की बात तो छोड़ दो, देश में भी 32 साल पीछे थे कि मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने ये सोचा भी नहीं था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो फिर ये ख्याल आया कि मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने नहीं किया तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो। देन ऐसे स्टार्ट हुआ। और फैमिली बैकग्राउंड का ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कभी 25,000 हाथ में नहीं देखे थे, 25 लाख रुपए भी इकट्ठे किए थे। और फैमिली बैकग्राउंड का ये कहूंगी कि मुझे यदि ताकत मेरे शरीर को मिली या मेंटली स्ट्रांगनेस मिली तो वहीं से मिली, और मुझे वीकनेस भी फील हुई सबसे पहले तो वो भी वहीं। तो जब आपने पहली बार घर के सामने बताया कि मुझे क्लाइंबिंग करना है, माउंटेन जाना है, एवरेस्ट चढ़ना है, क्या रिएक्शन था? हुए को ऐसे कहीं हुए को पहाड़ चढ़ना, कहीं रे कहीं हुए पहाड़ चढ़ना से कहीं के लोग। फिर मैंने कहा हारे चढ़ जान दो, हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फिर मैं पहाड़ पे गई तो लोग उनको बोलने लगे अरे तुम्हारी छोरी पहाड़ पहाड़ जाती फिरे। तो पापा को लोग बोलते थे तो वे बोलते थे वहाँ तो छोरावन भी रहे। फिर वो बोलते थे अरे छोरावन नहीं, वहाँ तो भालू भी रहे हमारी छोरी का के लिए, अब बताओ तुम। तो ये वो टाइमिंग था कि उनको कन्विंस करना मेरे लिए कठिन था और उनको समाज को कन्विंस करना और कठिन था। क्या प्रोसीजर होता है एवरेस्ट चढ़ने का? मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है? मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान चढ़ना चाहता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है? तो उसके लिए मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल ये सभी चीज चाहिए होती है, और लक, चारों पांचों चीज चाहिए होती है। लक? ऑफ कोर्स हमारे पहाड़ पे एक कहावत है कि पर्वत देवता जिसे माँ चोमुलंगा, सागर माथा, एवरेस्ट, 8848 मीटर कई नामों से पुकारा जाता है। तो उसके लिए कहावत है कि कभी कभी गधे भी चढ़ जाते हैं और कभी कभी घोड़े भी नहीं चढ़ पाते। हमने ऐसे क्लाइंबर भी देखे जिनकी पर्सनालिटी देख के जस्ट ऐसा लगा वाओ क्या पर्सनालिटी है, इनके सामने तो हम पिद्दू से क्लाइंबर है। पर हम दूसरे ही पल देखते हैं कि लेडर यहाँ से यहाँ पार करते समय उनके पैर वाइब्रेट करते हैं, वो नहीं कर पाते। और आप देखो एकदम दुबला पतला सा क्लाइंबर या लड़की कोई क्लाइंबर है जो इसको देख के आपको लगेगा ये नहीं कर पाएगी, सक्सेसफुल बिना किसी प्रॉब्लम से माउंट एवरेस्ट समिट कर लेगी। तो कई चीजें हम लोग मान सकते हैं कि वो ईश्वर
पर्वत देवता चाहता है तभी ऐसे होता है, तो लक फैक्टर होता है। और अब आता है कि पहले खुद की तैयारी ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि हमें पहाड़ चढ़ना है, तो उसके लिए पहले आपको वर्कआउट करना होता है। 10 किलोमीटर रनिंग कंपलसरी होती है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, कि लंग्स की स्ट्रेंथ जरूरी होती है। फिर माउंटेनियरिंग के कोर्स जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके लिए बर्फ क्या है, फ्रिज में रखी हुई, वहां आपको बताया जाता है कि बर्फ पे चलना कैसे, कि सॉफ्ट आइस होती अलग होती है, ब्लू आइस अलग होती है, ब्लैक आइस अलग होती है, ग्लेशियर में चलना कैसे है, क्रैम्पन कैसे होते हैं, बूट्स कैसे होते हैं, 2 मैगी के पैकेट में सरवाइव कैसे करते हैं, इग्लू में कैसे रहते हैं, टेंट जब उड़ता है तो उसको संभालते कैसे हैं, डिहाइड्रेशन से बचते कैसे हैं, तो ये सब ट्रेनिंग में बताते हैं। तो बेसिक माउंटेनियरिंग और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट है। पहला है हम लोगों का नंबर 1 पे आता है, जो कि HMI उत्तरकाशी में है, सॉरी निम जो कि उत्तरकाशी में है। दूसरा है HMI जो कि दार्जिलिंग में है। तीसरा है एविमा मनाली, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चौथा है जिम जो कि पहलगांव में है। और पांचवा है निमास जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ से आप एडवांस और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आता है फाइनेंशियली, तो पैसा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, कि वो -40-50 डिग्री से हमें बचाते हैं। तो इक्विपमेंट ही 4-4.5 लाख के जाते हैं। नेपाल गवर्नमेंट को परमिट फीस 7.5 लाख रुपए जाती है। तो ये बहुत बड़ा बजट हो जाता है, 25 लाख रुपए। तो आपको स्पॉन्सर के ऊपर भी डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, तो पैसा भी बहुत ज़रूरी है। और अब आ जाता है वही, ईश्वर ने चाहा तो लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आप चढ़ पाओगे या नहीं। जस्ट सपोज कि आपने ट्रेनिंग कर ली एंड यू पास द ट्रेनिंग, तो बहुत लोग होंगे ट्रेनिंग पास करने वाले, तो क्या सब एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, कि आपके जो ट्रेनर होंगे वो सेलेक्ट करेंगे कि आप जाएंगे आप जाएंगे आप जाएंगे, या सभी जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग तो आपको सेल्फ करनी होती है, ट्रेनर कोई सिलेक्ट नहीं करता। मेरा तो वैसे 42 किलोमीटर का टेस्ट लिया था मेरे कोच ने, क्योंकि आपको वहां भी आपको एक दीवार दिखती है जिसको आप धक्का रहे होते हो और आपका दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ भी 42 किलोमीटर में जब आपका दिमाग के सामने से लगता है वॉल है और पैर उठ नहीं रहे, तो मेरा ये टेस्ट लिया गया था। पर यहाँ डिपेंड नहीं करता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपके कोर्सेज कंप्लीट हो, आपने 6,000 मीटर के माउंटेन सबमिट किए हो, आपके पास उतनी फीस हो कि आप पे कर सकते हो। उसके बाद आप नेपाल गवर्नमेंट के 150 परमिट इशू होते हैं, तो आप वो परमिट इशू करवा लो। उसके बाद उन 150 क्लाइंबर में से आप एक हो सकते हो बाई चांस। 2 रूट है, नेपाल और चाइना तरफ से, दोनों रूट में से किसी भी रूट में से देन आप जाओगे, तो भी ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल हो भी सकते हो। एक स्टोरी है जहाँ आप बहुत क्लोज पहुँच गए थे एवरेस्ट के, बट कुछ कारणवश वापस आ गए, वो क्या है, स्टोरी क्या है? तो 2018 की बात है, मेरा माउंट एवरेस्ट 8,100 मीटर पे थी, और 700 मीटर से मेरा माउंट एवरेस्ट। जो शेरपा ने मुझको बोला था कि भाई नहीं, लिमिटेड ऑक्सीजन है, हम सबमिट तो कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो उसी समय फिर उसने कहा भी था कि पहाड़ वही हैं, जिंदगी रही तो दोबारा आ जाएंगे। चलो, वापस आ गए थे हम लोग। वो कठिन टाइम था, बहुत बहुत कठिन टाइम था। यहाँ आए तो पता चला कि हर एक अखबार में छप चुका कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। फिर सबको क्लियर करना कि नहीं, मेरा सबमिट नहीं हुआ। उसके बाद मतलब वो फेस करना सबसे कठिन था। फिर तैयारी करने के लिए दोबारा जाना, और मेरा एक्सीडेंट होना, मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटना, बेड रेस्ट होना, एंड 2019 में सक्सेसफुल होना। तो ये वो गैप था जब ईश्वर ने मुझे पहली सबसे बड़ी असफलता धम से दी थी, 2 एक साथ। पहला मेरा सपना पूरा नहीं हुआ था, दूसरा मेरा शरीर टूट गया था। फिर दोबारा ऐसा क्या अलग किया कि चढ़ गए? मेरे को रोज सपने में आता था पहाड़। बस आंखों के सामने वही दिखता था। कोई मकसद नहीं था। यदि आप जाओगे और आप फिर से बोलोगे, जैसे ये वो ही सीन हो गया जब कोई बच्चा 12वीं में फेल होता है और रोज बोले तो 12वीं में फेल हुआ ना, 12वीं में फेल हुआ ना, तो उसको लगता तो है एक बार तो क्या, मेरे को पास होके दिखाना है।
तो वो कुछ लोग तो होते हैं, हाँ वो उस गिले को झेल लेते हैं और कन्नी काट के जी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो करके दिखाते हैं। तो मैं दूसरे लोगों में से थी कि मुझसे वो नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने डायरी निकाली थी कि क्या कमी रह गई। तो बहुत रोना आया। फिर लिखा कि फिजिकली फिट थी, मेंटली नहीं। दूसरा था कि शाकाहारी थी, बेस के में प्रॉपर खाया नहीं। और इन सब तैयारी के साथ मुझे जाना है। तो अगेन 2019 में फिर से तैयारी करी, ट्रेनिंग करी। एंड वो जो जब बेड रेस्ट पे मैं लेटी थी तो वो कीड़ा हर दिन काटता था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगे नहीं, दिखाना है इस दुनिया को। देन 2019 में सक्सेसफुल उसी वजह से हुआ क्योंकि अंदर आग लगी हुई थी। वो बुझेगी तब जब 8,848 मीटर पहुंच जाए उस ठंडक पर। -52 डिग्री। -32 डिग्री। 52। 52। क्या फील होता है 52 पर? मतलब 52 मतलब कैसा फील होता होगा? ओके, ठंड का बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, ठंड कैसी फील होती होगी? तो आप सांसें छोड़ते हो ठंड में, हू ऐसी दिखती है हाँ उड़ती हुई, हाँ। वो हू जम जाती है। ओके, -52 में आप चंद सेकंड के लिए आपकी उंगली निकालते हो तो उंगली काटनी पड़ जाती है क्योंकि फोर्स फाइट हो जाता है। ओके। तो ये फील होता है आपके हाथों को, नाक को, कान को, कि आप ऐसे चॉकलेट की बाइट तोड़ते हो ना, वैसे आप अपनी नाक और हाथ और कान और उंगलियों को तोड़ते हो। तो फोटो वगैरह कैसे लेते हो? मतलब तो ग्लव्स पहनकर? ग्लव्स पहनते हैं, पर हम लोग हमारी कैमरे की बैटरी हमेशा हार्ट के पास रखते हैं, वरना वहाँ पे बैटरी डाउन हो जाती है। तो हमेशा जब हमारी कैमरा हम लेके जाते हैं, कैमरा अलग रखते हैं, बैटरी हमारे दिल के पास रखते हैं। सेम हमारी हेड टॉर्च की बैटरी भी ऐसी होती है, वो हमारे दिल के इधर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर में कोई सा भी बैटरी वो नहीं करेगा ना। आप तो अच्छा, उसको एक गर्माहट चाहिए। आपके पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप महसूस कीजिएगा कि बहुत हीट में भी हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। हम्म जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और बहुत ठंडे में भी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो -52 डिग्री में तो वो ऑन ही नहीं होगा, इसलिए उसको गर्म रखने के लिए हम लोग दिल के पास रखते हैं बैटरी को, फिर धीरे से उसमें लगाते हैं और वो कुछ ही सेकंड, 30 सेकंड चलता है और बस, बंद हो जाता है। मतलब एक फोटो हो गई, 2 एक फोटो दो हो गई। फोटो होगी, छोटी सी वीडियो, खत्म। और वो अगर वो भी नहीं ले पाए तो फिर सबमिट नहीं माना जाएगा ना, प्रूफ क्या है आपके पास? किसने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो ऐसा भी इस सीन रहता है। कंपलसरी है 36 डिग्री का वीडियो बना, 360 डिग्री का वीडियो, शेरपा के साथ फोटो, खुद की फोटो, एवरेस्ट के ऊपर की फोटो, कंपलसरी। एवरेस्ट पर क्लाइंब करना मुश्किल है या उतरना मुश्किल है? उतरना उतरना मुश्किल है। उतरना मुश्किल है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली जितने भी लोगों को हम देखते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, वो डेड बॉडीज का गार्बेज है, उसमें से अधिकतर लोगों की डेथ आते समय होती है। जाते समय तो फिर भी अपने पास करेज होता है कि हमें जाना है, जाना है। आज के टाइम में बहुत कम लोगों के पास मोटो होता है। आते टाइम कई बार ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, हम ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं, नीचे आने के लिए बचती नहीं है। नीचे आते समय हमारे घुटने बहुत तेज हिल रहे होते हैं, नीचे आते समय हमारी एनर्जी नहीं होती है, प्रेशर इतना कम हो चुका होता है, फिर ऐसा फटता है शरीर नीचे जैसे जैसे नीचे आते हैं। नीचे आते समय अधिकतर क्लाइंबरों को स्नो ब्लाइंडनेस हो चुकी होती है। नीचे आते समय जाते वाले क्लाइंबर धक्का दे देते हैं, कई बार खुद सेफ्टी नहीं लगाते हैं हमारा, तो कैराबिनर वगैरह। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि आते समय ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी डेथ हो जाए। कहाँ तक की क्लाइंबिंग आसान है और कहाँ तक की मुश्किल? मतलब शुरुआत जीरो से कहाँ तक आसान है और फिर स्टार्टिंग कहाँ होती है कि यहाँ से अब मुश्किल पार्ट स्टार्ट होने वाला है? काठमांडू तक बड़ी आसान है, जब हम भारत से उड़ के काठमांडू पहुंचते, शॉपिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद जैसे हम दुनिया की सेकंड डेंजरस फ्लाइट में बैठते हैं लुकला निकलने के लिए, वो धड़ 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 बादलों से टकराती है, छोटे से हेलीपैड पे जैसे लैंड करती ठप, तो वहीं से डेंजरस शुरू हो जाता है। लुकला से जब हम फागदिन जाते हैं, डिम्बूचे जाते हैं, नामचे बाजार जाते हैं और लास्ट में गोरक्षे जाते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप 5,342 मीटर जाते हैं, वही हमारा हार्ट धक 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 करने लग जाता है जैसे 16 मंजिला इमारत पे चढ़ते समय करते हैं। 3 दिन लगते हैं एक्मेटाइज होने में, कई लोगों को तो बेस कैंप तक ही एल्टीट्यूड सिकनेस समझ में आ जाती है।
तो फिर भी एज ए क्लाइंबर मेरे लिए बेस कैंप तक इजी था, पर सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टीज फील होती है। मुझे बेस कैंप से कैंप 1 टफ लगता था, कैंप 2 इजी लगता था, कैंप 3 इजी लगता था, कैंप 4 इजी लगता था और समिट भी इजी लगता था। पर मुझे बेस कैंप से कैंप 1 मतलब मुझे टफ लगता है। कुछ लोगों के लिए बेस कैंप से कैंप 1 इजी है और ऊपर का टफ है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो है। सॉरी, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मैं ज़ीरो से समझना चाहता हूँ, आप नंबर के थ्रू बताइए, नाम के थ्रू नहीं। मतलब 0 से 1000 ये है, 1000 से 2000 ये है, 2000 से 3000 ये है, ऐसा। सो हम लोग आपके पैर के तो इस पे पहुंचते हैं, अंगूठे पे पहुंचते हैं। ये हमारा बेस कैंप है, 5345 मीटर। तब हम सीधा पहाड़ की चोटी पे सिर पे नहीं पहुंच सकते। तो जैसे आपने कभी पीपल के पेड़ की आंटें लगाई हैं या महिलाओं को देखा है बड़की पेड़ की पूजा करते हुए, तो ये वैसे ही दृश्य होता है कि हम गोल गोल ऐसे घूम के पहाड़ चढ़ते हैं। या कभी अपने पहाड़ पे ड्राइव करते हुए कार को देखा है? ओके। तो पहाड़ पे कभी सीधे नहीं जा सकते, ऐसे गोल 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 अलग अलग पहाड़ों को पार करते हुए जाना पड़ता है। तब हमारी चढ़ाई शुरू होती है 5345 मीटर से, कैंप 1 6100 मीटर। तो क्लाइंबिंग हमेशा रात को होती है क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है। और मैं अब एक से कोच हूँ, 2022 से मैंने क्लाइंबिंग छोड़ दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अ, जब मैं उस समय करती थी तो मेरा माइंड बहुत ही अलग था। हम लोग रात को क्लाइंबिंग करते हैं, स्नो हार्ड होती है, हेड टॉर्च लगी हुई होती है, रुक नहीं सकते क्योंकि पीछे भी लोग आ रहे हैं, रुक नहीं सकते, कभी भी लॉन्च आ सकता है, रुक नहीं सकते, लेडर गिर सकता है, प्रवास में भम से गिर जाएंगे। सांस भी लेते तो एक पैर पे खड़े होके ऐसे 3 बार सांस लेके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हमारी जो डाउन सूट की चेन होती है वो पीछे होती है, सीट हार्नेस पहन लेते तो हम लोग पानी कम पीती हैं, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का कलर डार्क रेड हो चुका होता है और होंठ सफेद पड़ चुके होते हैं। तो ये चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। फिर हम लोग कैंप 1 पहुंचते हैं, 6100 मीटर। तो हम लोग रात को चलते सुबह पहुंचते हैं, कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, बर्फ खोदते हैं क्योंकि वहां बर्फ ही खोद के पानी पीना है। बर्फ खोदते हैं, ब्यूटेन गैस हम जो साथ में लाते हैं हमारे बैग में, उसको जलाते हैं और उसमें कभी कभी टोमेटो सूप के पैकेट्स खोल के पीते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे हमारा बॉडी पचाता नहीं है किसी भी खाने को, तो पहले बॉडी फेट खाती है, मसल्स खाती है, फिर धीरे धीरे सेल्स को मारना शुरू कर देती है। हम एक रात वहां बिताते हैं जिस दिन हमें सपने आने बंद हो जाते हैं, हेडिक होता है, पेट में जितना एसिड है वो बाहर निकल जाता है, कुछ लोगों को खून की उल्टियां भी हो जाती हैं, कुछ सबको डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। हम फिर वापस आते हैं बेस के, मतलब फिर से आपके आपके पैर के घुटने से अंगूठे पे आ गए। अब दूसरी बार फिर से हम कुछ 3 दिन का रेस्ट लेंगे, अंगूठे से घुटने पे चलेंगे और आपकी कमर तक पहुंचेंगे, जो 6500 मीटर, जो कि कैंप 2 है। कैंप 2 पहुंचेंगे और सीधा एक बार में, अब हमें रात भर चले, हम सुबह 8 बजे पहुंचे, सिर्फ एक बार रुकेंगे, बैठ के पानी पियेंगे और फिर कंटिन्यू चलेंगे और इवनिंग के शाम के 7 बजे पहुंचेंगे। कैंप 2 में हम 2 रातें बिताएंगे। फिर से हम बेस कैंप आएंगे आपके पैर के अंगूठे पे। ये क्यों करना पड़ता है? जैसे आपने कभी ठंड में देखा खांसी सर्दी जुकाम होती है, फिर हम एक्मेटाइज हो जाते हैं, तो माउंटेनियरिंग में भी एक्मेटाइजेशन का पीरियड होता है। अब हम अगली बार कैंप 3 जाएंगे, मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, 7900 मीटर, मतलब आपकी कमर से कंधे मान लीजिए आप। और उसके बाद हम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है जहाँ पे, तो टफ हो जाता है वो। तो 7900 मीटर के बाद सप्लीमेंट ऑक्सीजन ऊपर लेनी होती है और यहाँ से जिसकी भी डेथ होती है उसकी डेड बॉडी मुश्किल है कि वापस आए। जो माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है वो डेड बॉडीज की गार्बेज है। सो यहाँ से ज्यादा टफ हो जाता है। और फिर हम लोग वापस आते हैं और लास्ट होता है समिट पुश बोलते हैं इसे। अब हम लोग डेथ जोन में जाने वाले हैं इसके बाद। सब लोग आपस में गले मिलते हैं लास्ट बार, क्योंकि उसमें से अधिकतर क्लाइंबर बहुत कम होते हैं जो जिंदा वापस आते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, मुझे मुझे आज भी मेरे पापा के वो शब्द याद है, बेटा तू आ तो जाएगी नहीं। वहाँ कॉल लग जाती है? सैटेलाइट फोन। तो ये शब्द सुनते हैं, रात को दलिया खाते हैं, कुंभू ग्लेशियर की पूजन करते हैं और फिर निकल जाते हैं। देन अब हम लोग सीधा जाते हैं बेस कैंप से कैंप 1, कैंप 2, और कैंप 2 में रुकते हैं, फिर कैंप 3, कैंप 4 एंड देन
इवनिंग में सीधा 18 घंटे का समिट पुश, देन कैंप 4 से सीधा 8,848 मीटर पे पहुंचते। बहुत ज़्यादा टफ जर्नी है, बहुत ज़्यादा सुनकर ही लग रहा है। अच्छा, एक स्टूपिड सा क्वेश्चन है। मैंने आज से 10 साल या 12 साल पहले सुना था कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जब मैं 5th क्लास में था। थोड़ा सा बढ़ी है, मतलब बढ़ी है एक भी कि उतनी ही नहीं, है? ये अलग-अलग सबकी थ्योरी है। कभी कोई बोलता है कि भूकंप आ गया तो प्लेटलेट्स बढ़ गई है तो बढ़ गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि कम हो गई है, कुछ लोग बढ़ गई तो क्या हो गई। पर मेरे लिए तो मेरे एवरेस्ट की हाइट अभी भी 8,848 मीटर ही है। तो ये इसलिए मैं मेरे ये स्टूपिड सवाल था, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी बढ़ी तो नहीं, होगी नहीं, ना। जिज्ञासा है, जिज्ञासा होती है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान होता है कि मेंटल फिटनेस पर? मेंटल फिटनेस, क्योंकि क्या होता है? 70% मेंटल फिटनेस काम आती है, 30% फिजिकल फिटनेस काम आती है। सो मेंटल मेंटल फिटनेस में फिटनेस क्या होता मतलब है? आपका कोच आपको बोलेगा कि आपको 12 किलोमीटर दौड़ना है, पर आपको 12 किलोमीटर के बाद बोलेगा चलो 5 किलोमीटर और दौड़ना है। तब आपका मेंटल बैरिकेड्स टूटना शुरू होता है कि आपका शरीर बोलता है इतना कर लिया, अब नहीं होगा। वो बार बार आपके कोच आपको टॉर्चर करेंगे, जो आपको मेंटल फिटनेस के लिए काम कराया जाता है। आपको 21 किलोमीटर इसलिए कराया जाएगा कि आपको कहिए 2 घंटे में करो, पर करना जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग को वो बैरिकेड्स तोड़ने हैं बार बार कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जितना दिया उतना, कितने भी टाइम में हो, पर करूंगा मैं। कंफर्ट जोन से बाहर तो आना है। कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, देन आपकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत टफ। तो ट्रेनिंग में भी यही होता है, जब हम लोग ब्रीदिंग प्राणायाम वगैरह करते तो पेट में सांस एक बार लेकर होल्ड करते हैं, तो पेट में छोड़ के सांस करते हैं। तो ऐसा लगता है बाप रे क्या कर रहे हैं हम शरीर के साथ। जो में बाद में काम आता है, क्योंकि हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे बॉडी कैसे काम करे, कैसे डिसीजन लेगा, क्या हम पैनिक हो जाएंगे। तो मेंटल फिटनेस पे ज्यादा काम किया जाता है, फिजिकल फिटनेस का एक पार्ट। लाइक मेडिटेशन वगैरह भी कराते होंगे? ऑटोमेटिकली वर्कआउट के साथ मेडिटेशन हो जाता है। जब इतना वर्कआउट करने के बाद आपको बोलते हैं ना, अब तुम बैठ के सांस देखो, आपको अपने आप अपनी सांसें सुनाई देने लग एग्जैक्टली, जाती है। दिल की धड़कनें सुनानी देने लगेगी। दिल की धड़कन सुनाई लग जाती है, और उसके बाद कहते हैं वाह गुरु जी, ये अब हम पक्का वाला ध्यान में पहुंच चुके हैं। तो जो बालों से टपकता हुआ पसीना सुनाई देने लग जाता है, बाल कैसे ऊपर सिर में खड़े हुए हैं, उसके रोमचिद्र कैसे खड़े हुए, वो तक समझ में आने लग जाता है। और ऐसा लगता है दिमाग भी ऐसे ऊपर नीचे, बचपन में कैसे कुछ कमजोर पार्ट ऊपर नीचे होता है, वो भी ऐसा लगता है ऊपर नीचे हो रहा है। तो फुल ध्यान केंद्रित हो जाता है जब आपको ना आपका कोच दौड़ा के बोलते हैं ना बैठ जाओ, और अब अपनी सांसों पे ध्यान दो, आपकी सांसें वासों सब पे ध्यान आपको जाता अब जो बोल रहे हो मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें आप वर्ड्स बोल रहे हैं, सब लग रहा है कि हाँ ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा। भगवान के नाम की चैंटिंग होती है? है। अरे बिल्कुल। लाइक चढ़ रहे हैं राम 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 राम। आपको मैं सबसे चीज बताऊं, वहां पे ऐसे क्लाइंबर भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं। ओके, तो 2014, 2015, 2016 में इतने भूकंप, इतनी चीजें झेलने हैं ना सारे क्लाइंबर। जो नास्तिक भी होते हैं ना, वो भी लांबा आता है जब कुंभ ग्लेशियर की पूजन करता है और बोलता है कि अब तुम बर्फ पे पैर रख सकते हो, सब पूजन करते हैं, सब अपने इक्विपमेंट को लाते हैं, सब उसको धोख दिलवाते हैं। तो सबको एट द एंड ये पता है कि भगवान तो नहीं पता, पर नेचर की पावर तो है। नेचर पावर मीन्स भगवान। सो ये भी होता है। जब मैं बताती हूँ, हम भगवान तो आपको याद आते, पल पल याद आते, भगवान जी एक बार करा देते। वो बच्चा होता है ना, फेल होने से पहले भगवान जी इस बार पास करा दो, नारियल फोड़ूंगा। हम लोग भी ऐसे तो बोलते हैं, बच्चा हुआ मन वाला, भगवान जी इस बार करा दो, बस इस बार करा दो। कि एक बार चढ़ जाने दो, देख लेने दो कैसा दिखता है। ऊपर आसमान होता है, भगवान होता है, तो हम कहते हैं कि भगवान जी बस एक बार आपको महसूस करा दो जिंदा होते हुए। पर होता है महसूस। होता, आप शून्य में जाना महसूस करते हो, क्षणिक भर, ज्यादा समय के लिए नहीं, पर क्षणिक भर के लिए। उस समय ना अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, ना खुश लगता है, ना बुरा लगता है, ना रोने का मन करता है, ना हंसने का मन करता है। इमोशन समझ में नहीं आता, क्या दूं? जीरो हो जाते हो, शून्य में पहुंचते हो, पर क्षणिक भर के लिए होता है। फिर आप एक्साइटेड होते हो, फिर मन करता कोई अपना है कि नहीं, गले लगाओ, उसको बताओ अरे मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। अच्छा अनुभव किया आपने। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कैसा अनुभव कर रही होंगी उस टाइम जब आप
उस लेवल पर होंगी। इस समय आप भी मेरे साथ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, चलो हाथ में इंडिया का फ्लैग लेते और बोलते हैं यस हमने कर लिया, हमने कर लिया। लेट्स डू इट। आपने अदर कंट्रीज की भी माउंटेनिंग की है, माउंटेन क्लाइंबिंग की है, लाइक कलिमंजारो। हाँ, उसका एक गाना ही बनाया है। तो डिफरेंस क्या है, डेंजर कौन सा है, अपना इंडिया वाला है या बाकी के अदर जो हैं वो ज्यादा डेंजर है? पहाड़ को डेंजरस नहीं कहा जाता, पहाड़ में डिफिकल्टीज हर एक की अलग है, हर एक की मतलब प्रकृति के हिसाब से परिस्थितियां अलग है। उसकी कठिनाई को ऐसे, किसी के लिए वो कठिन है, किसी के लिए वो कठिन है, ये कह सकते हैं। पर एवरेस्ट तो एवरेस्ट है अपने आप में। और मुझे तब लगा था एवरेस्ट और माउंट अकंगुआ, जो साउथ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है। किलिमंजारो मेरे लिए इतना कठिन नहीं था, तो उसकी मेरे को एल्टीट्यूड सिकनेस ज्यादा नहीं हुई थी। पर ये था कि वो एक ज्वालामुखी था पहले, अब जो शांत पड़ा हुआ है। वहां पहले गर्मी फील होती है, फिर सडनली ठंड फील होती है, तो एक्मेटाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब मैं यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस क्लाइम करने की रशिया, तो हम वो द्वितीय विश्व युद्ध में लोग क्यों हारे थे युद्ध, उसका कारण समझ पाते हैं कि वहां कभी तो इतनी ठंड लगती है कि सारे इक्विपमेंट पहन लो, और कभी इतनी गर्मी लगती है कि सब निकाल के फेंक दो। कभी ऐसा लगता है स्नोफॉल हो रही, काश हम कुछ लेकर आते थे, इससे रोक पाते। कभी इतनी ठंड लगती है कि पूछो मत, कभी इतनी हवा चलती है कि पूछो मत। तो वहां का वेदर मिनट टू मिनट में बदलता ये कहाँ की बात कर रहे हैं? है। माउंट एल्ब्रस यूरोप, यूरोप की, ओके। रशिया के बॉर्डर के पास आता है। वो पहाड़ इतना खूबसूरत लगता है, दो आइसक्रीम की क्यू ऐसा लगता है निकली हुई है, और हम इसको क्लाइम करने के लिए जा रहे हैं। तो उसका समिट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। एवरेस्ट पे तो हम इतना थके हुए होते कि हम उस चोटी के शिखर पे पहुंचने का आनंद कम उठा पाते। पर एल्ब्रस पे आप जाने के बाद जो शिखर पे पहुंचने का जो फीलिंग है, उसको महसूस कर पाते हो। वाओ, हम टॉप पे पहुंचे हैं, वाओ सीरियसली। तो वो था ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन माउंट कोजियस था। मैंने कंगारू पहली बार देखे थे, मेरे लिए तो वही बहुत खुशी की बात थी। और वहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी। और माउंट अकंकुआ में जब गए तो वहाँ के पानी में मिनरल्स नहीं थे, लोगों को लूज मोशन हो जाते थे। वहाँ 4 दिन के लिए 2 बोतल पानी लेके जाते हैं, तो लोगों को सभी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वहाँ पत्थर जोर जोर से गिरते हैं। तो हर एक पहाड़ के अपने अपने चैलेंजेस हैं, और कोई पहाड़ छोटा हो और उसकी कठिनाई कम हो ऐसा नहीं कह सकते। मैंने माउंट लद्दाख ही सबमिट किया था 2016 में, पहला पहाड़। और वहाँ हमने आर्टिफिशियल एवलांच खुद ने क्रिएट किए थे, और सीधी सपाट वॉल क्लाइंब की थी। हम रात भर क्लाइंब करने के बाद सुबह 4 बजे तक एक वॉल ही क्लाइंब कर पाए थे। तो सबकी अलग अलग चैलेंजेस, एक अलग अनुभव, अलग आनंद, अलग फीलिंग। स्कूबा डाइविंग का एक नया एक्सपेरिमेंट किया था आपने, क्यों किया था? कुछ तो करना था ना, तो आगे यही था कि एक्सप्लोर करना है मुझे और भी फील्ड। तो टेक्निकल स्कूबा डाइविंग के लिए फिर कोर्सेज किए, तो वो बहुत खूबसूरत रहा वो एक्सप्लोर करना। समंदर के अंदर की दुनिया आदि लोगों ने, तो मुझे लगता है कि 0.1% लोगों ने देखी होगी। इतनी सुंदर है कि पूछो मत। हम कहाँ यहाँ कचर कचर में इससे लड़ने उससे लड़ने में लगे होते हैं। मुझे लगता है कि बिना इसको देखे कैसे आप ऊपर जा सकते हैं। उस पर जाने से पहले के दृश्य बड़े खूबसूरत होते हैं। ट्रेनिंग का टाइम, जब हम बोट से जाते हैं, हार्बर से निकलते हैं, हमारी बोट जाती है, हमें एंकल डालते हैं। एंकल डालने के बाद हम हमारी एसएमवी रील्स डालते हैं। रिलीज जाने के बाद 2 इंस्ट्रक्टर और हम लोग होते हैं। इंस्ट्रक्टर मुझ पे भरोसा करता है, मैं उस पर करती हूँ। दोनों की जिंदगी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ट्रेनिंग से पहले 2.5 साल मैंने मेरे जीवन के सिर्फ ट्रेनिंग में दी, और सेम चीज में दी। बोयंसी मेंटेन करना, 3 सेकंड में से सांस लेना, 6 सेकंड में छोड़ना। पढ़ना कि 6 मीटर के बाद ऑक्सीजन जहरीली हो जाती है, इसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। ये पढ़ना कि सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस कैसे हमारी बॉडी में जाके बबल्स फॉर्म में आ जाती है, कैसे लोगों को डीसीएस हो जाता है, कैसे लॉयन फिश ह्यूमंस की तरफ अट्रैक्ट होती है, कैसे सी स्नेक अट्रैक्ट होता है, कैसे सी फेन्स होते हैं, कैसे पानी के अंदर करंट होता है। तो ये सब चीजें पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, और उसके बाद जब होता है ना, तब समझ में आता है कि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है, और पढ़ना कितना जरूरी था ताकि प्रैक्टिकल को झेल सके। बट जब आप जाते हो अटेम्प्ट के लिए, जाने में 10 मिनट लगते हैं और आने में 4.5 घंटे लगते हैं।
तब आपको समझ में आता है कि कितना टफ है। पहाड़ की दुनिया से भी 10 गुना ज्यादा टफ पानी के अंदर की दुनिया है। मरने के चांसेस सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि वहां गैस के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। हमारी गैसें जहरीली हो जाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो गया, नाइट्रोक्स हो गया। सो ये सब चीजें इतनी डेंजरस है कि आदमी आने के बाद 2 दिन बाद भी मर सकता है डीसीएस होने की वजह से। तेजी से ऊपर आ गया तो लंग्स ओवर एक्सपेंडेशन की वजह से फट जाएंगे, पानी का करंट की वजह से कहीं चले गए और आपने सही टाइम पे सेफ्टी स्टॉप लेके ऊपर नहीं आए तो आप मर जाओगे। मरीन की जो स्पीशीज है वो आपको कुछ कर दी तो आप मर जाओगे, ज्यादा चांस। तो 150 फीट में क्या दिखाई देता है नीचे? नीचे ठंडा हो जाता है पानी, तो सूरज की किरणें नीचे कम हो जाती तो हेड टॉर्च हम लोग लेके जाते हैं तो जीव थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़े जीव चेंज हो जाते हैं, मरीन मरीन जो क्रीचर्स है वो चेंज हो जाते हैं। और बॉडी कैसा फील होती है? डिफरेंट ऐसा लगता है स्लो। कभी आपने देखा है वीडियो को स्लोमो में करके एक हाथ लाते ही कितना ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसा ऐसा फील होता है। हम करना नहीं चाहते पर हमारा बॉडी का मूवमेंट इतना स्लो हो जाता थकान के है। कारण होता है कि वहाँ प्रेशर के कारण? ये प्रेशर तो इतना समझ लीजिए, द गाजी अटैक पिक्चर देखने के बाद कैसे पनडुब्बी के कलपुर्जे निकल जाते हैं। प्रेशर हमारी बॉडी पे इतने फर्क करता है, स्पेशली हमारे लंग्स और ऑर्गन्स पे कंप्रेस कर देता है वो अंदर से, कुछ बना देता है। तो वो तो अलग चैलेंज है ही। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती होगी तो इसमें क्या फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हैं कि इसमें मेंटल ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हैं? मेंटल फिजिकल से भी ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि कब क्या हो सकता है, कैसे हैंडल करना है। सो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है, मतलब प्रैक्टिस बहुत होती है। कभी कभी इरिटेट हो जाते हो आप, एक ही चीज को आपको 100 बार करवाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 101 बार में जब आपकी बारी आई ना पैनिक में, आप वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 100 बार कराया जाता है कि आपका आप पैनिक हो पर आपकी बॉडी को आइडिया हो गया और वो ऑटोमेटिकली वो कर देगी। एक नोटॉक्स ड्रिल होती है जिसमें हमारे हमारे बॉडी को बोलते हैं कि तुम कौन सा मास्क लेने वाले हो। ये बड़ी नॉर्मल ड्रिल है पर इसको बार बार कराया जाता है क्योंकि पानी के अंदर हम सिली मिस्टेक कर देते हैं और एक दूसरे को मरवा भी सकते हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसका जिम्मेदार फिर क्या जो ट्रेनर होता है वो होता होगा कि अपनी मौत खुद का ही जिम्मेदार जिम्मेदार खुद है? स्वयं। क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखने चाहिए माउंटेन क्लाइंबर्स को, पहला? और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखने चाहिए स्कूबा डाइवर्स को? कोई 3 जो टॉप मोस्ट हो कि ये तो रखने ही चाहिए, कोई 3। माउंटेनियर को पहले वेल ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद जाना चाहिए। 6000 मीटर पे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि हर एक की बॉडी एल्टीट्यूड पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी 6000 मीटर पे क्या रिएक्ट करती है। और थर्ड, कई बार वापसी घर आना जरूरी है मरने से अच्छा। तो हम लोगों को यदि ऐसा लगता है कि अरे यार मैं तो ये कर पैसा इकट्ठे करके आयो, नो नो नो, पहाड़ जिंदगी रही तो पहाड़ दोबारा चढ़ लेंगे, पहाड़ वही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और डाइवर को तो मैं कहूंगी प्रैक्टिकल, जितना वो प्रैक्टिकल करेगा उतना वो जीवित रहने के चांसेस ज्यादा है, वरना असंभव है। ओके, ये एक सेगमेंट है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है स्टूपिड क्वेश्चंस के नाम पर, मतलब एकदम क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस हैं। एवरेस्ट पर फ्रेश होने का क्या लॉजिक है, मतलब वो कैसे होता है फ्रेश होने का सिस्टम? तो बेस कैंप में तो नीले ड्रम होते हैं जिनको हम, क्योंकि वहां तो बर्फ है नीचे और मोरल लगा है पत्थर के, तो उस ड्रम के अगल बगल पत्थर रख लेते हैं और हम लोग वैसे हो सकते हैं। इसके बाद तो ऑलरेडी हम खाते ही कम है तो हमें मोशन कम आते हैं, फिर भी हम पॉटी बैग साथ में लेके जाते हैं, जो साथ में कैरी करके लेकर आते हैं। वो एक इस तरह से पॉलिथीन होती है, इसमें ओपन करते हैं, पाउडर डालते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसको पैक करके कॉर्नर में पिन करके लगाते हैं। यदि आप असली क्लाइंबर हो तो आप करोगे, वरना आप छोड़ आओगे और वो सदियों तक वैसे ही रहेगा। वो डिसॉल्व नहीं होगा? द सेकंड वन, हाउ यू डील विद द पीरियड्स? मेन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहां तो ऐसा लगता है कि यार क्यों आ गया, मतलब, और वहां ये नहीं पता कब आ जाएगा। लोगों के, लड़कियों के बहुत हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी कभी 2 महीने कंटिन्यू रहते हैं। हाँ, वीक बहुत हो जाती है इसकी वजह से। पीरियड का कलर ही येलोइश में बदल जाता है रेड की जगह। मेरे को स्टार्टिंग 2018 में नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप नाम की कोई चीज होती है। तो मैं
सैनिटरी पैड यूज करती थी तो मेरे पैर छिल जाते थे, मेरा मन करता था मैं चिंपांजी की तरह चलूं, मेरे से चलते भी नहीं बनता था। तो ये बहुत कठिन हो जाता है। आप अपने साथी बड़ी को भी नहीं बता सकते कि आप क्या झेल रहे हो, कैसे बताओगे। बट मुझे लगता है शेरपा बहुत सेंसिटिव होते हैं, फिर भी वो समझते हैं कि ये तकलीफ में है। पर आप स्लो नहीं चल सकते क्योंकि आपके बाद पीछे और भी लोग आ रहे हैं। आपको कितना भी प्रेशर कितना भी तकलीफ है, आपको चलना ही है। ये ऐसा समझ लो जैसे आपको चाकू से धार से खरोच लगी, फिर भी आपको चाकू को बार बार घिसना है, सेम जगह पे घिसना है। आपको दर्द हो रहा है, फील हो रहा है, फिर भी आपको घिसना है तो और चलना है। तो ये कठिन तो हो जाता है एज ए गर्ल। अंडर वाटर डाइविंग के टाइम कहा जाता है कि कोई भी गर्भवती महिला डाइविंग ना करे वरना गर्भपात हो सकता है। और कुछ लोगों के पीरियड्स में बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, जबकि क्रिटिकल पीरियड्स का टाइप का कुछ है तो कुछ लोगों को प्रेशर की वजह से 30 मीटर के बाद कभी कभी लाइट हेवी पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं अंडर वाटर। बट मेनली माउंटेनियरिंग में ज्यादा कठिनाई आती है। एक येटी की कहानी है, मैंने सुनी है कि एवरेस्ट पर 80 रहता है, ये क्या है? मैंने देखा तो नहीं है, पर हमारे यहाँ एक डिम्बूचे में एक मोनेस्ट्री है, वहाँ बहुत बड़े बड़े हाथ के पंजे की हड्डियां रखी हैं, एक चेहरे का खौर रखा हुआ है। तो सब ये कहते हैं कि या तो वो देवता है या शैतान है, नहीं पता, पर यति है जो कभी कभी लोगों की मदद करता है, कभी कभी बोले लोगों को खा जाता है। तो कुछ लोग उसको देवता के रूप में पूजते हैं और कुछ लोग उसको राक्षस के रूप में समझते हैं। तो अपने अपनी वो है। पर मैंने तो नहीं देखा कि यति है, और मैंने कई लोगों से पूछा, उनने तो नहीं देखा, पर पुरानी किस्से कहानियों में लोगों से जिक्र है कि हाँ पहाड़ों पर यति है। कुछ लोग कहते हैं एलियन है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा भालू है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई बंदर है। डिफरेंट कहानीज हैं, बट अभी तो कोई ऐसा देखा सुना नहीं है। हाँ, पर एक हड्डियां प्रूफ है रखी हैं, अब वो नहीं पता किसकी वो है? हड्डी किसकी है, क्या है। तो आपको एक प्रूफ दिखाया जाता है कि मिल सकता है रास्ते पर आपके ऊपर 8,000 फीट के बाद क्या चैलेंजेस आते हैं? डेथ जोन। आप सोचो 7,900 के बाद उसको डेथ जोन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से बनी है। आपकी बॉडी के सेल्स मरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, आप हर सेकंड मर रहे हो अपने आप। नो, क्योंकि हमारा शरीर उस एल्टीट्यूड में रहने के लिए नहीं बना है, उस हाइट पे रहने के लिए नहीं बना है, इतने 1,000 मीटर पे रहने के लिए नहीं बना है। तो हमारे बॉडी के सेल्स मरने लग जाते हैं, कुछ नहीं करोगे तो भी सेल्स मरने लग जाएंगे, इसलिए उसे डेथ जोन कहा जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग विद ऑक्सीजन चढ़ते हैं, कुछ विदाउट ऑक्सीजन भी चढ़ते हैं, ऐसा सुना है, कितना ज्यादा सच है? सच कुछ परसेंट। देखिए, मैं विथ ऑक्सीजन गई हूँ कैंप 3 के बाद। कैंप पर उतनी कठिनाई तो आती है, मतलब बहुत कठिनाई आती है विथ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन के लिए उनकी तपस्या है सालों की। और आप ये समझ लो कि हम 100 में से 6 हैं, तो वो 100 में से 2 हैं बस। तो इतना रेयर रेशियो है। दिस इज द लास्ट वन, और ये मैं बहुत अच्छे से समझना चाहता हूँ। मैं आंखें बंद करूंगा और मुझे आप वो बताइए, 8,848 मीटर के बाद क्या दिखता है? वहां से दिखता क्या है एक्चुअल में? मतलब आप जब देखते हो कि पहुंच गए, अब क्या दिख रहा है वहां? तो पहले तो आप जब कैंप 4 से निकलते हो, 18 घंटे का समिट पुश होता है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी नहीं होती है, फिर भी आप चल रहे होते हो कि टॉप पे पहुंचना है पहुंचना है। कई लोगों को पार करने के बाद आप पहुंचते हो। और कैंप जब आप समिट पहुंचने वाले होते हो, कुछ मीटर पे ऐसा लगता है तलवे भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि टेम्परेचर इतना -50 में होता है कि बूट क्रैम्पन पहनने के बाद भी आपके पैरों में ठंडा लगता है। थोड़ा सा बचता था तो और मतलब आपका शेरपा बोलता है पहुंच गए, पर फिर भी पैर नहीं उठते उसके पास पहुंचने तक। फिर आप पहुंचते हो और अपना सेफ्टी जो होता है हमारा कैराबिनर को अटैच करते हो। उसके बाद आप कुछ क्षण के लिए शून्य में पहुंच जाते हो, जब आपको फील होना बंद हो जाता है। एंड फिर आप होश में आते हो और आपको मन करता है कौन है बगल में, उसको गले लगा लो जोर से कि मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गई, मैंने सबमिट कर लिया।
और आपको अपने अपने याद आते हैं जिसको आप चाहते हो कि आप जब अचीव कर रहे हो तो वो देखे, बस वो महसूस करे, तो वो आप फील करते हो। देन आप कैमरे को निकालते हो धीरे से, अपने शेरपा को गले लगाते हो, फिर आप अपने इंडिया के फ्लैग को निकालते हो और फोटो लेते हो, 360 डिग्री का वीडियो बनाते हो, और जब आंखें इन सब कामों को होने के बाद आंखें भर के देखते हो कि क्या फील हो रहा है, तो आप देखते हो कि जिस चीज को आपने किताबों में पढ़ा था कि दुनिया गोल है, वहां से असलियत में दिखता है कि कर्व जैसा यहाँ दुनिया गोल है। मैं भोर के समय गई थी तो पूरा आसमान सतरंगी था, तो वो नजर आता है। और दुनिया के सारे पहाड़ वहां से छोटे छोटे नजर आते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, आपकी सांस जम रही होती है वहां से। एकदम सारे पहाड़ छोटे छोटे, स्वर्ग जैसा फील होता है कि आप स्वर्ग के पास है, उसके ऊपर आसमान है या भगवान है, आप अलग सा सुपर पावर फील कर रहे होते हो। और वो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कि शब्दों में क्या महसूस कर रहे होते हो, बट वाओ, वाओ। सूरज दिखता है वहां से? मैं गई थी 5 बजे, उस समय सूरज उग रहा था, तो बहुत सुंदर नजारा था, आसमान सतरंगी हो चुका था, बहुत सुंदर। बहुत मजा आया। ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप किसी अगर बड़े बैकग्राउंड से होते और आप एवरेस्ट चढ़ लेते या कोई अदर स्कूबा डाइविंग में अच्छा कर लेते, तो शायद आप इतने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर पाते। बट अब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आप कुछ भी नहीं थे, देन आपने एक बड़ा नाम, बड़ा कीर्तिमान हासिल कर दिया, तो अब आप, मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस, तो आप बहुत लोगों को मोटिवेट करते हो। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि जहाँ कोई कह रहा था कि आप भी मेरी बेटी को अपनी जैसे बनाइएगा, और जहाँ जहाँ आप जाती हैं तो वहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपको गले लगा लेते हैं, मतलब आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि छोटे जगह से अगर कोई बनता है बड़ा, तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, बजाय कि कोई अगर बड़ा या पैसे वाला इंसान उस जगह पर जाए और फिर वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, तो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। लेकिन एक छोटे जगह के इंसान उस मोहल्ले को, उस गांव को, उस शहर को, सबको, और जिस जगह वो जाता है उस जगह के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो थैंक्स, थैंक यू बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और हिम्मत देने के लिए कि कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी हिम्मत आती है। आप बहुत लोगों को हिम्मत देती है, मैं देखता हूँ वीडियोस पर, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो सारी रील्स में आपकी देखता हूँ, तो थैंक्स यू। थैंक यू सो मच, थैंक। मुझे भी लगता है कि मेरी सफलता लास्ट में पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि यही है कि ढेर सारी बच्चियों के पापा का विश्वास मैंने जीत लिया। वो उनकी बच्चियों को जीवन के छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने की परमिशन देते हैं, किसी को पढ़ाई चढ़ने की, किसी को साइकिल लेके दौड़ाने की, किसी को स्कूटी लेके दौड़ाने की, किसी को सब्जेक्ट चॉइस करने की, किसी को स्पोर्ट्स में नेकर पहन के खेलने की, किसी बच्चे को फोटोग्राफी करने की। तो मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत होता है। मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि देखो भैया, मेरा पहाड़ तो बर्फ वाला था, मैंने बर्फ वाला पहाड़ चढ़ लिया, तुम्हारा एवरेस्ट अलग हो सकता है, सबका एवरेस्ट अलग होता है। मैंने मेरा एवरेस्ट चढ़ लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुमको तुम्हारा एवरेस्ट चढ़ना है। एवरेस्ट सबका अलग अलग है, लेकिन वही कल कल मैंने आपकी एक रील्स देखी एंड एक अंकल थे, वो कह रहे थे, आंटी थी, तो कह रही थी कि आप भी मेरी बेटी को अपने जैसे बनाइएगा। अगर बहुत कुछ हासिल कर लिया आपने और बहुत अच्छी चीज हासिल की है आपने, विश्वास थैंक यू, इतने लोगों का। थैंक यू। तो थैंक यू आपका आने के लिए, पॉडकास्ट हमारे साथ करने के लिए। कैसी लगी आपको पॉडकास्ट? बहुत सुंदर आपकी टीम, आप इतना होमवर्क, इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी जिज्ञासाएं, न जाने कितने लोगों के मन के उठे हुए प्रश्न के उत्तर आप लेके यहाँ जा रहे हो। सो बधाई हो आपके चैनल को। और एक कहीं पता न जाने किस कोने की किस बच्चे के अंदर चिंगारी जगा दो किस पहाड़ पे चढ़ने की, तो उसका श्रेय आपको और आपकी टीम की थैंक यू, मेहनत को जाता है। थैंक यू आने का। तो कैसी लगी आपको ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। एंड ये पॉडकास्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का अनुभव ले पाएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 3 चीज़ ज़रूर कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।